नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉकोवेशन प्लस में। रूट मोबाइल आईपीओ। सर, इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी प्रोफाइल कैसी है? कंपनी ये आईपीओ क्यों ला रही है? ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में जब वो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सर अगर हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हर पॉइंट का हमने प्रॉपर एनालिसिस करा इस वीडियो में। तो प्लीज़, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंपनी है वो कौन से वर्टिकल्स में डील करती है। सबसे पहला आता है एंटरप्राइज। तो देखिए, जो कंपनी है वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो कंपनी मोबाइल ऑपरेटर भी है। इसको अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान के चलिए आपका खुद का एक बिजनेस है, आप कंपनी के पास गए, कंपनी आपको फायरवॉल बना के देगी, जो एसएमएस और डिजिटल एनालिटिक्स होता है कंपनी वो आपको प्रोवाइड करेगी। कंपनी आपके बिजनेस को डिजिटलाइज करेगी, मोनेटाइजेशन प्रोवाइड करेगी। थर्ड, जो कि कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल है एंड जिस पे कंपनी सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, वो है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसके अंदर कंपनी क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग और जो कलेक्शन सर्विसेज है वो सब चीज़ें जो प्रोवाइड करती हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को। एंड इवन जो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि द कंपनीज क्लाइंट इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज। तो देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं कंपनी के बारे में और हम थोड़ा जानते हैं। तो कंपनी के अंदर 318 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एंड कंपनी का जो रीजन है वो है अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। तो कंपनी जो एमएनसीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी ने अभी तक 30,150 प्लस क्लाइंट को सर्व किया है। एंड अगर आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको दिखेंगे। 2.5 प्लस बिलियन मैसेजेस पर मंथ इन फिशल 2020। देखिए, जो मैंने यहाँ पे बात करी थी एसएमएस एनालिटिक्स की, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे फैक्ट्स। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर कंपनी का अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन, मैंने कहा क्लाउड सर्विसेज के अंदर कंपनी काफ़ी लीडिंग एज पे है। इसके अलावा ओमनी चैनल नेटवर्क। ओमनी चैनल नेटवर्क मतलब होता है जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आपके बिजनेस को डिजिटलाइज करना, उसका फायरवॉल बनाना, ठीक है, उसको फिजिकली एंड डिजिटली दोनों तरीके से प्रमोट करना। तो ये कंपनी ये अपने क्लाइंट्स के लिए करती है। इसके बाद बात करें तो ग्लोबल एंड लोकल कस्टमाइजेशन एक्सपर्टीज़ है कंपनी के पास। कंसल्टेटिव एंड लीन अप्रोच फॉर बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। देखिए, आप जानते हैं कि कंपनी बीपीओ सर्विस में इंक्लूडेड है, इसलिए जो ग्लोबल और लोकल कस्टमाइजेशन जो सर्विसेज है कंपनी काफ़ी अच्छी तरह प्रोवाइड करती है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी प्रमोटर्स की, क्योंकि आईपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखिए, संदीप कुमार गुप्ता जी और राजदीप कुमार गुप्ता जी इसके प्रमोटर्स हैं। इवन अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट लगातार ग्रो हुए हैं। कोविड का भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसके असेट्स पे नहीं हुआ है। अगर आप देखें 2018 मार्च वाला जो क्वार्टर था आपका, उसके अंदर आप मतलब ये जो साल भर साल अगर हम देखें 2018, 2019 एंड 2020, तो आप देख सकते हैं 4,473.66 मिलियन से इसने छलांग मारी है 6,265.8 मिलियन। एंड पिछले क्वार्टर में मतलब जून क्वार्टर में भी इसका जो एसेट है वो इंक्रीज हुआ है 6,348.31 मिलियन। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम पैट और अगर रेवेन्यू की बात करें तो उस पर कोविड ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू 1/3 रह गया है एंड जो प्रॉफिट है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्वार्टर था, मार्च क्वार्टर, उसमें जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 691 मिलियन कर कुछ, और जो प्रॉफिट अब जो पैट रह गया है इसका जून क्वार्टर में वो रह गया 269.34 मिलियन। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अगर इस कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर्स की प्रोफाइल देखते हैं तो। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया उसका फिनेंशियल्स कैसे, अब ये बताइए कि आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है। तो इसके मेनली 4 रीज़न है। पहला तो रीज़न ये है कि जो कंपनी डेप्थ है वो जो थोड़ा बहुत डेप्थ है कंपनी के ऊपर उसको रिपे करने के लिए। सेकंड, एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, कुछ चीज़ें एक्वायर करनी है कंपनी को, अपना कैपेक्स इंक्रीज करना है। थर्ड, परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस इन मुंबई। तो जो कंपनी अपना एक ऑफिस प्रीमाइसेस मतलब खरीदना चाहती है बॉम्बे में, इसके लिए भी कंपनी जो है वो आपका आईपीओ ला रही है। फोर्थ पॉइंट, जनरल कॉर्पोरेट
पर्पसेस। तो देखिए 4 पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे 2 पॉइंट लग रहे हैं वो यही है कि कंपनी को अपना डेप्थ रीपे करना है एंड जो थोड़ा बहुत एक्वायर और जो परचेज करना है कंपनी को अपना ऑफिस बॉम्बे में। इसके बाद अगर बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो देखिए आप देख सकते हैं कंपनी का जो आईपीओ रिलीज डेट है वो है सितंबर 9 से लेके सितंबर 11 तक। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता आईपीओ किसे कहते हैं, आईपीओ क्या होता है, तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जिसको भी ये नहीं पता कि आईपीओ क्या है, आईपीओ कंपनी क्यों निकालती, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ज़रूर। इसके बाद देख सकते हैं आपकी जो कंपनी है ओएफएस रखा गया है और जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस रखा गया है एक शेयर का 345 से 350 के बैंड के बीच में प्राइस है और मार्केट लॉट 40 शेयर्स, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी 40 शेयर्स की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्टिंग हो रही है इसका बीएससी और एनएससी पर। इसके बाद बात करते हैं जो रूट मोबाइल आईपीओ है उसकी जो डेट्स क्या है। देखिए आपको पता है सितंबर 9 से सितंबर जो 11 है इसके बीच में इसका आईपीओ रिलीज डेट है, जो इशू डेट है। इसके बाद अलॉटमेंट डेट सितंबर 16 है। जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड मतलब जिनको आईपीओ नहीं मिला है उनके लिए रिफंड हो जाएगा सितंबर 17 तक। और जो क्रेडिट ऑफ शेयर आपके डीमेट अकाउंट में वो सितंबर 18 तक होंगे। एंड जो लिस्टिंग डेट है तो इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है सितंबर 21। इसके बाद अगर हम बात करें रूट मोबाइल आईपीओ लॉट साइज एंड प्राइस की, तो देखिए मिनिमम आप सिंगल लॉट ले सकते हैं और एक लॉट में 40 शेयर्स हैं। तो इस हिसाब से इसका जैसे अभी हमने प्राइस डिस्कस किया था, तो अब प्राइस अपन ने अभी जब डिस्कस किया था तो उसका प्राइस था 345 से 350 के प्राइस बैंड के बीच में। तो अगर हम बात करें तो एक लॉट में 40 शेयर्स है, उसका अमाउंट आएगा 14,000 कट ऑफ, मतलब 350 के हिसाब से इन्होंने प्राइस लिया है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में 14 लॉट्स आ सकते हैं, 14 इंटू 40 560 शेयर हो जाते हैं। और जो अमाउंट है कट ऑफ अमाउंट है वो है 1,96,000। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आईपीओ के पहले प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं आईपीओ जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है उसमें। प्री इशू शेयर होल्डिंग मतलब आईपीओ से पहले 96% प्रमोटर की होल्डिंग थी एंड यहाँ पर प्रमोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मैं बोलूँगा इसको, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वो कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपना शेयर्स बेचना चाहता है इस आईपीओ के थ्रू। तो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग रह जाएगी 66.33%। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसका आईपीओ आ रहा है उसके जो साइज़ है, आईपीओ का जो साइज़ है टोटल जो उसके अंदर किसको कितना कोटा मिला है। तो जो क्यूआईबी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो आपके बायर्स हैं उनको मिला है 50% कोटा नियर बाय 300 करोड़। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई जिसे हम कहते हैं उनको मिला है 15% जो कि क्लब होके बनता है 90 करोड़। एंड थर्ड जो कि हम लोग हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उनके लिए रखा गया है 35% का कोटा। अमाउंट में बात करूं तो वो है 210 करोड़ रुपीस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ें बन जाती है। इनका टोटल आईपीओ 600 करोड़ का, जिसमें 50% क्यूआईबी के लिए, एनआईआई के लिए 15% एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा है 35%। इसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये तो बताइए कि आईपीओ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क क्या है, हमारा रिस्क एपेटाइट जो है, हमें रिस्क कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें लगता है कि रिस्की हो सकता है ये आईपीओ। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा जो कंपनी का पोर्टफोलियो है, कंपनी डील करती है हाईली इवॉल्विंग मार्केट में। आपको पता है टेलीकॉम और ये जो हम जिसे कहते हैं बीपीओ सर्विसेज हैं ये काफ़ी इवॉल्विंग है। मतलब अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे नई टेक्नोलॉजी को तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन। देखिए मैंने बोला था बीपीओ के अंदर भी और जो ओमनी चैनल नेटवर्क है उसमें कंपनीज का थर्ड पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। रेवेन्यूज डिपेंड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट, कंपनी के पास जो क्लाइंट है वो क्लाइंट बेस लिमिटेड है, अच्छे क्लाइंट हैं पर जो बेस जो जैसे हम कहते हैं क्लाइंट बेस वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। थर्ड पार्टी वाला हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था, रिस्क फ्रॉम पोटेंशियल क्लेम रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लाइंट मिसयूज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म। देखिए अगर मोटे मोटे तरीके से आपको बताऊं तो ट्राई की नई नई रेगुलेशंस आती रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पे पड़ता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी ये रिस्क फैक्टर लेके चल रहा है। आप क्वेश्चन आ जाता है कि सर इसमें फिर हम इन्वेस्ट करें या नहीं। तो देखिए ये मेरा खुद का एक एजुकेशनल एनालिसिस है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा।
मैं अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ये मेरी खुद की अपनी राय है। एंड इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक तो कंपनी बहुत हाईली इवॉल्विंग मार्केट में डील करती है, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर और जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है और जो बीपीओ सेक्टर है वो मुझे इतना ज़्यादा सेफ नहीं लगता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गेन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गेन के लिए। हाँ, आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये उम्मीद मत रखना इस आईपीओ से कि आपको ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन दे देगा। तो देखिए, मेरी पर्सनल राय यही है कि मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा इस आईपीओ में। बाकी ये मेरा एक एनालिसिस था। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, उससे पहले आप भी अपना एक एनालिसिस करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही था। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं और मेरी टीम आपसे वादा करती है कि आपके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट लाते रहेंगे।